गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सुन। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग सेट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी के दौरान आज हम साइंस के सेट नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 2 सेट का वीडियो बना लिया। यदि आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और आपको पता होगा कि हर सेट में हम टॉप 20 इंपॉर्टेंट MCQ जो या PYQ क्वेश्चन बोलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन्हीं सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं जो बिहार डीएलएड में पूछे गए हैं। और यही सब प्रश्न आप जब एग्जाम दीजिएगा या आपके मित्रगण जब एग्जाम देंगे तो यही सब प्रश्न आएगा। इसके अलावा कुछ अलग नहीं आता। तो यदि आप अच्छी तरीके से थ्योरी को पढ़ चुके हैं और यदि आप सेट वाइज क्वेश्चन को ही बढ़िया तरीका से लगा लेते हैं तो आपको साइंस में 20 में 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बिहार डीएलएड में साइंस से 20 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और आपको पता होगा कि हर ही क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही इजी होता है। जैसे कि आपको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इजी किसको लगने वाला है, इजी और हार्ड क्वेश्चन होता नहीं है। यदि आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में आता है, यदि आप सब कुछ बढ़िया तरीके से पढ़े हुए हैं, सब कुछ समझ में आ गया है, तो आपको क्वेश्चन इजी लगने वाला है। और यदि आप अच्छी तरीका से क्वेश्चन को पढ़े नहीं, अच्छी तरीका से समझे ही नहीं, तो आपको क्वेश्चन इजी नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन है, सर तो बोल रहे थे कि क्वेश्चन इजी है, या और सब मेरा दोस्त बोल रहा था कि क्वेश्चन तो इजी आया लेकिन हमको ही हार्ड लग रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप थ्योरी को अच्छी तरीके से समझे नहीं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर चलते। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है। मतलब कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल को आपको पता होगा कि शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमसे क्या बोला है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है या कूलॉम है। आपको बताना है कि विद्युत वाहक बल ईएमएफ या का मात्रक, मतलब कि हमसे मात्रक पूछ रहा है। मात्रक क्या होता है? जैसे कि बात करें कि दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी को किस में मापते हैं? दूरी को मीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं। उसी तरह से समय का मात्रक क्या हो जाता है? समय का मात्रक टी हो जाता है। उसी तरह से हमसे पूछ रहा है कि ये जो ईएमएफ है इसका मात्रक क्या होगा। ईएमएफ का मात्रक क्या होगा? तो बेसिकली ईएमएफ को ई से दर्शाते हैं और इसको लिखा जाता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। वर्क का अर्थ क्या होता है? डब्ल्यू से यहाँ पे है वर्क, अपॉन चार्ज, मतलब कि कार्य बटा कूलम्ब। क्या हो गया? कार्य बटा कूलम्ब। और कार्य को किससे दर्शाया जाता है? कार्य को दर्शाया जाता है जूल से। किससे दर्शाया जाता है? जूल से। और क्यू मतलब हो गया चार्ज, मतलब कि आवेश। तो कूलम्ब पर आवेश क्यू, कूलम्ब पर क्यू, कूलम्ब हो गया ये जूल पर कूलम्ब। इसको कूलम्ब पर, इसको फुल फॉर्म लिखें। यदि हम फुल फॉर्म लिखना चाहें, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यही जो कूलम्ब लिखा हुआ है, COLUME। तो जूल पर कूलम्ब जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो आप ऑप्शन में देखिए कि क्या दिया हुआ है आपको, जूल पर कूलम दिया हुआ है या वोल्ट दिया हुआ है। तो आप गौर करें तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में वोल्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वोल्ट दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपके वोल्ट के जगह पे जूल पर कूलम भी देता तो आपका वो भी ऑप्शन क्या होता? सही हो जाता। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को सोचा या कॉमेंट में वीडियो को रोक कर लिखा, उन सभी का जवाब क्या है? उन सभी का जवाब सही है। तो आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ में घूम रहे एक कण का विस्थापन आधे वृत्त के विस्थापन के बाद क्या होगा? 2πr, πr, 2r या 0। हमसे प्रश्न में क्या बोल रहा है? हमसे बोल रहा है कि त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ, तो हम इतना बना लेते हैं, एक त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ है, मतलब कि ये मानिए कि ये एक वृत्त है। क्या है? यहाँ का कलर ले लेते हैं, ये आपका हो गया। मानिए ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक वृत्त हो गया, वृत्त हो गया। इसका त्रिज्या की बात करते हैं तो इसका त्रिज्या आर हो गया। ये क्या हो गया? ये त्रिज्या आर वाला वृत्त हो गया। हमसे क्या बोला है कि त्रिज्या आर के
वृत्ताकार पथ में घूम रहा है कोई कण का विस्थापन देखिए कोई कण है, मानिए कि आपके पास ये कलर का ये कण है और ये क्या कर रहा है, ये इस पे विस्थापन कर रहा है। तो कह रहा है कि ये विस्थापन, आधा विस्थापन इसका क्या होगा, ये इधर 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 इधर, देखिए यहाँ पे विस्थापन बोल रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, विस्थापन, दूरी नहीं पूछ रहा है। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का अर्थ क्या होता है, दो बिंदु की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, दो बिंदु का न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे आधा वृत्त का बात चल रहा है, तो ये देखिए कि ये मानिए कि कण वहां से चलते चलते यहाँ पे आ गया, तो ये दो बिंदु कहते हैं, ये न्यूनतम दूरी होगा या ये न्यूनतम दूरी होगा। अब बताइए कि न्यूनतम दूरी क्या हुआ, न्यूनतम दूरी ये हुआ या न्यूनतम दूरी ये हुआ। तो आप लोगों को पता होगा कि न्यूनतम दूरी ये हुआ, ना कि ये हुआ। और यदि ये न्यूनतम दूरी ये हुआ तो इसी को क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में घूम रहे कण का विस्थापन आधे वृत्त के बाद क्या होगा, हमसे बोल रहा है कि आधा वृत्त के बाद क्या होगा। तो आप मैथ में पढ़े होंगे कि यदि यहाँ से यहाँ का रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ का रेडियस r है, तो यहाँ से यहाँ का भी रेडियस r ही होगा। तो r क्या हो जाएगा, r 2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। मतलब कि इसको 2r को क्या बोल सकते हैं, इसको आपको ये भी दे देता, डायमीटर दे देता, डायमीटर क्या बोलते हैं, डायमीटर या क्या बोलते हैं, यही कुछ बोला जाता है ना। तो आपका कौन सा हो जाएगा, 2r हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी 2r करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, तो इसको मिटा देते हैं। तो आपको क्या आ गया, 2r आ गया, और 2r कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो आपको जो ये गोला बनाए थे, तो ये गोला में जो यहाँ से यहाँ तक का आधा वृत्त का डिस्टेंस है वो 2r हो गया। लेकिन यदि हम दूरी का वही बात करता तो ये क्या हो जाता, दूरी का हो जाता पाई आर हो जाता। हमसे दूरी का पूछता तो कितना होता है, पूरा वृत्त गमन करता तो 2 पाई आर होता है, इसके आधा किए तो 2 से 2 कर जाएगा, आपको पाई आर आ जाता। कब, जब वो हमसे दूरी पूछता। लेकिन हमसे पूछा क्या था, विस्थापन पूछा था, और विस्थापन पूछा इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आई थिंक आपको ये भी वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। बहुत लोग तो उनको समझाने में इतना टाइम लग गया, नहीं तो बहुत लोग तो क्वेश्चन देख के ही जवाब दे दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है, मतलब कि क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है वो कौन सा है। आपको बताना है कि वो पानी है, मीथेन है, इनमें से कोई नहीं है, या NADH है। तो आपको पता होगा कि ये जो आपका क्रेब्स चक्र है इसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र जो है ये आपका कहाँ चलता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में लिख देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आपका क्रेब्स चक्र है ये कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। और ये किस चीज का निर्माण करता है, ये एटीपी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। और क्रेब्स चक्र को आपको पता होगा, क्रेब्स चक्र को सिट्रिक एसिड चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड चक्र भी बोलते हैं। तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये हमसे पूछ रहा है कि इसका महत्वपूर्ण उत्पाद, मतलब कि इसका महत्वपूर्ण उत्पाद क्या होगा। तो इसका महत्वपूर्ण उत्पाद की बात करें तो इसका महत्वपूर्ण उत्पाद होता है NADH। क्या होता है, NADH होता है। इसके अलावा बात करें तो FADH2 होता है। क्या होता है, FADH2 होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है NADH। क्या दिया हुआ है, NADH दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। यदि हमको ऑप्शन में FADH2 भी देता तो ये भी इसका महत्वपूर्ण उत्पाद है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी वाला सही हो जाता है। लेकिन हमको सिर्फ NADH दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर सी। और आपको ज्यादातर प्रश्न में NADH ही देगा। आप गौर कीजिए तो यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी D है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे सिंगल H है, यहाँ N है, यहाँ F है। तो इसको याद करने में आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अल्केन क्लोरीनीकरण का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। मतलब कि अल्केन क्लोरीनीकरण का एक महत्वपूर्ण उत्पाद क्या है, रेडिकल एलिमिनेशन, फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन, या इनमें से कोई नहीं। तो हमसे क्या बोला है कि हमसे पूछ रहा है कि अल्केन क्लोरीनीकरण का महत्वपूर्ण उत्पाद कौन सा है। तो अल्केन क्लोरीनीकरण क्या कहते हैं, मतलब कि मानिए कि हम कोई आथी ले लेते हैं, जैसे कि हम CH4 ले लेते हैं। क्या करते हैं, हम CH4 ले लेते हैं, CH4 ले लेते हैं, और इसको हम क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं। क्या करते हैं, क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये CH4 क्या कर लेगा, ये CH3
पल CH3Cl बना लेगा और H2 को H को बाहर निकाल देगा। क्या कर देगा? H को बाहर निकाल देगा। उसी तरह से बात करते हैं कि आप जब CH3Cl में आप फिर क्लोरीन से अभिक्रिया करवाइएगा तो वो क्या करता है, वो फिर उससे अभिक्रिया करके CH2Cl बना देगा और H को फिर से क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। उसी तरह से आप जब यहाँ से CH2Cl को ले आइएगा, क्या कीजिएगा? CH2Cl को ले आइएगा और फिर इसको क्लोरीन से अभिक्रिया करवाइएगा तो ये क्या बना लेता है? CH क्या बनाता है? ये बनाता है Cl बना लेता है और फिर से H को क्या करता है? H को बाहर निकाल देता है। फिर आप CHCl को बाहर लेके आए, क्या कि ये CHCl को लेके आए और फिर इसको क्लोरीन से अभिक्रिया करवाए तो ये क्या बना लेगा? Cl2 बना लेगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा? तो आप देख रहे हैं कि जब जब ये क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है? जब जब ये क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है तो अभिक्रिया करने के पश्चात क्या हो रहा है? अभिक्रिया करने के पश्चात ये बार बार अथी को निकाल दे रहा है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे रहा है और हाइड्रोजन के जगह पे खुद क्या कर रहा है? हाइड्रोजन के जगह पे खुद चल जा रहा है। क्या कर रहा है? हाइड्रोजन के जगह पे खुद चल जा रहा है। H3Cl, अच्छा यहाँ पे Cl2 ना हो जाएगा, अच्छा गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, CH3Cl यहाँ पे Cl आएगा, H3Cl यहाँ पे ये सही है। यहाँ पे जब हुआ तो ये CH3Cl आया तो यहाँ से ये Cl2 से नहीं, सिर्फ Cl से अभिक्रिया करेगा। CH3Cl से फिर से ये Cl अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? CH2Cl2 और जब ये Cl2 से अभिक्रिया करेगा और फिर ये Cl से अभिक्रिया करेगा तो CH3Cl बना लेगा और ये CH3Cl होगा तो ये Cl2 ये बनाएगा, ये तो 3 था ही, ये हो जाएगा CCl4 और यहाँ हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। इसमें हाइड्रोजन निकला, इसमें H2 निकला, इसमें H3 निकला और इसमें H4, मतलब कि धीरे धीरे ये क्या किया? तो आप गौर कीजिए, इसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ये मिटा देते हैं, ये जो हो गया आपका CH3Cl हो गया, CHCl3, इसी को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो सुंघा कर बेहोश किया जाता है वो यही इसी का फॉर्मूला होता है। तो ये गौर कीजिए, तो यहाँ पे जो क्लोरीन जो है, यहाँ पे अल्केन क्लोरीनीकरण का क्या है? तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन कहते हैं। मतलब कि आप गौर किए कि इस अभिक्रिया में क्या कर रहा है? क्लोरीन हर बार जितना बार क्लोरीन अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? विस्थापन कर रहा है और विस्थापन करते करते क्या किया? विस्थापन करते करते एक ऐसा समय आया जब क्लोरीन पूरी तरीके से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, तो इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल विस्थापन, प्रतिविस्थापन। आई थिंक आप इसको नोट डाउन करना चाहते तो कर लीजिए। और ये इजी था, और मतलब इजी तो नहीं बोल सकते, ये बढ़िया क्वेश्चन था और ये आपको बचपन में आपको पढ़ाया गया। बचपन का अर्थ क्या है? मतलब कि आपको क्लास 8 9th में ये इस चीज को पढ़ाया गया, 9th में 10th में कार्बन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। क्या कहते हैं? 10th में कार्बन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में आप निम्नलिखित प्रभावों को किस प्रकार निर्देशित करते हैं? मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में आप निम्नलिखित प्रभावों को किस प्रकार निर्देशित करते हैं? जल में विलयन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ठोस पदार्थ या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो हमसे क्या बोला है? हमसे बेसिकली प्रश्न में यह पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में आप निम्नलिखित प्रभावों को, अलग अलग तरह के प्रभावों को किस प्रकार से, मतलब कि अलग अलग प्रभावों को किस तरह से निर्देशित किया जाता है करेंगे। जल में विलयन को, तो देखिए किसी भी तरह का रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, किसी भी तरह का रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो आप उस प्रभाव को किस तरह से अभिक्रिया को दर्शाते हैं? हम उसको दर्शाते हैं उष्मा ठोस पदार्थ, जल में विलयन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसको बोलते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उसको बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या हो? ऊष्मा निकले। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि जब बचपन में हम लोगों के घर में जब दीवारों पर क्या किया जाता था? चूना को पोता जाता था। तो
चूना को पोतने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 को लाते थे और उसको क्या करते थे, पानी में डाल देते थे और पानी में डालकर मतलब कि पानी में डालकर या पानी में भिगोने के लिए रात भर छोड़ देते थे। तो आप जब गौर किए होंगे कि जब हम उस चूने के पत्थर को पानी में डालते थे तो उसके बाद क्या होता था, पानी में डालने के बाद कुछ देर तक हम लोग छोड़ देते थे और अपने काम में लग जाते थे, अलग अलग तरह के काम में, मतलब कि आपका जो काम है उसको छोड़ देते थे। तो आप कुछ देर बाद जाकर देखते होंगे तो आपको मना किया जाता था कि आप बाल्टी के पास ना जाए, ना ही बाल्टी को हाथ लगाए, क्योंकि आपको पता होगा कि वो पानी क्या होता था, पानी खदकने लगता था। क्या होता था, पानी खदकने लगता था, मतलब कि वो रासायनिक अभिक्रिया जल के साथ करके क्या करता था, ऊष्मा को बाहर निकाला था, मतलब कि ऊष्मा को क्या कर रहा था, छेपी कर रहा था। मतलब कि कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसके दौरान क्या होता है, ऊष्मा के साथ अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है। उसी तरह से आपको पता होगा कि जब आप कैल्शियम कार्बन, ये तो हो गया, आप कभी चूना को गर्म होते, मतलब कि चूना को पानी में नहीं देखे होंगे, डायरेक्ट आपके घर में पेंट ही हुआ होगा। अब तो एशियन पेंट, अलग अलग तरह का पेंट आ गया। अब बात करते हैं कि हाँ, जब आप अथी को जलाते, कोयले को जलाते हैं, कोयला को जलाने के पश्चात क्या होता है, कोयला को जलाने के पश्चात आप उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया जब आप कोयले को जलाए तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया, तो उसके दौरान क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है ना। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। तो यही बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में आप निम्नलिखित प्रभावों को किस प्रकार निर्देशित करते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान। अब आ गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसको करवाने के लिए आपको ऊष्मा देना पड़ता है, मतलब कि आपको रासायनिक अभिक्रिया चाहिए तो आपको ऊष्मा देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि कौन सा उदाहरण है, कुछ याद कीजिए, जो आप कोई कमेंट कीजिएगा, आप ऊष्माशोषी अभिक्रिया का आपको पढ़ाया गया होगा, हम और देसी तरीका वाला बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोहरा निषेचन अद्वितीय है, दोहरा निषेचन अद्वितीय है, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। मतलब कि दोहरा निषेचन क्या होता है, दोहरा निषेचन मतलब कि आपको दोहरा निषेचन सुन के क्या लगता है कि दो बार निषेचन हो रहा होगा, और ये एक बार अंड कोशिका में होता है और एक बार ये ध्रुवीय कोशिका में होता है। क्या होता है, दोहरा निषेचन दो बार होता है, एक बार अंड कोशिका में और एक ध्रुवीय कोशिका में। कौन कौन सा कोशिका में, अंड कोशिका, अंड कोशिका और ध्रुवीय कोशिका में होता है। मतलब कि जब नर से शुक्राणु जाता है तो क्या करता है, एक तो नर कोशिका से अभिक्रिया करता है और दूसरा किसे करता है, एक अंड कोशिका से करता है और दूसरा ध्रुवीय कोशिका से करता है। हमसे यही बोल रहा है कि दोहरा निषेचन किसमें होता है, तो एंजियोस्पर्म में होता है। किसमें होता है, एंजियोस्पर्म में करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये बेसिकली द्वितीय दोहरा निषेचन किसके अंदर होता है, तो दोहरा निषेचन पेड़ पौधों के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, पेड़ पौधों के अंतर्गत होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि कक्षा ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु और एक अधातु क्रमशः है। कक्षा ताप का अर्थ क्या है, कक्षा ताप का अर्थ है कि रूम टेम्परेचर। क्या हो गया, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब कि आपके कमरे का तापमान, आपके कमरे का तापमान। अब बोलेगा कि कमरे का तापमान तो अलग अलग सीजन में अलग अलग होता है। गर्मी के मौसम में 32 डिग्री, 33 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, अभी जैसा गर्मी पड़ रहा था तो 44 भी पहुंच जाता है। तो और ठंड के मौसम में 6 डिग्री 7 डिग्री तक क्या होता है, पहुंच जाता है। तो रूम टेम्परेचर किसको बोलेंगे, 6 डिग्री 7 डिग्री को या वो 35 डिग्री 40 डिग्री को। तो रूम टेम्परेचर एक फिक्स वैल्यू को मान लिया गया है और वो फिक्स वैल्यू होता है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस को क्या बोला जाता है, रूम टेम्परेचर बोला जाता है। हमसे यही बोला कि कक्षा ताप पर मतलब कि रूम टेम्परेचर पर अवस्था में पाई जाने वाली धातु और अधातु, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे कौन सा पदार्थ है, कौन सा रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था मतलब कि लिक्विड फेज में पाया जाने वाले आपको धातु का भी नाम बताना है और अधातु का भी नाम बताना है। तो पहला में दिया हुआ है ब्रोमीन और मरकरी, दूसरा में दिया हुआ है मरकरी और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है तो का ये गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन फिर से दिया हुआ ये भी गलत हो जाएगा।
आपका ऑप्शन नंबर बी और डी तो गलत ही हो गया, मरकरी और ब्रोमीन। आपको बताना है कि ब्रोमीन और मरकरी या मरकरी और ब्रोमीन। आप गौर कीजिए तो आपको एक ही ऑप्शन को क्या किया है, आगे पीछे घुमा के दे ले है। आपको बताना है कि कौन सा। तो आपसे पहले क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है। हमसे क्या पूछा है कि कमरे तापमान पर कौन सा धातु अवस्था में पाया जाता है। तो धातु अवस्था में पाया जाने वाला तो आपका मरकरी हो गया। तो आपका मरकरी पहले आएगा, ब्रोमीन बाद में आएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और आप इसका जवाब दीजिए। हेलो, हाँ, तो आई थिंक आपको ये वाला समझ में आ गया। हम ऑप्शन नंबर ए को क्यों नहीं मारे, ऑप्शन नंबर सी को क्यों मारे। आप क्वेश्चन में देखिए, तो क्वेश्चन में देखिए पहले धातु पूछा है और फिर आपसे अधातु पूछा। पहले क्या पूछा है, पहले धातु पूछा है और फिर अधातु पूछा है। तो धातु क्या है, तो धातु के हिसाब से आपका मरकरी सही हो गया। हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया क्योंकि धातु ब्रोमीन हो गया और अधातु आपको पता होगा, सॉरी, धातु मरकरी हो गया और अधातु क्या है, ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि गार्ड कोशिका का मुख्य कार्य की सहायता कर, मतलब कि जो गार्ड कोशिका होता है उसका मुख्य कार्य डैश की सहायता करना है, ट्रांसपीरेशन को, गुटेशन को, इनमें से कोई भी नहीं, या ट्रांसक्रिप्शन को। आपको बताना है कि ये जो गार्ड कोशिका है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो गार्ड कोशिका कहाँ पाया जाता है, आपका जो गार्ड कोशिका है ये बेसिकली स्टोमाटा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, स्टोमाटा में पाया जाता है। और ये क्या करता है, स्टोमाटा का काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना। क्या करना है, गैसों का आदान प्रदान करना है। और आपको जो हमारा स्टोमाटा होता है वो क्या होता है, झिल्ली के आकार का होता है। क्या होता है, झिल्ली के आकार का होता है। और ये बेसिक कुछ इस तरीका से होता है। यदि इसका शेप बना है तो कुछ तरीका से, ऐसा कुछ आपका गार्ड कोशिका होता है। जैसे देखिए कि यहाँ पे क्या गैप है, ये पूरा भरा हुआ होता है। क्या होता है, ये भरा हुआ होता है। ये थोड़ी मोटी होती है, दो झिल्ली होती हैं। और ऐसा क्या होता है, आपका जो गार्ड कोशिका है कुछ इस तरीका से होता है बीच में। और यही क्या होता है, पानी के आने जाने से क्या होता है, पानी के आने जाने से ये खुलते रहता है, बंद होते रहता है। तो पानी के आने जाने से ये खुलते रहता है और बंद होते रहता है। तो इसका बोला है कि मुख्य कार्य क्या है, हमसे पूछ रहा है कि इसका मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है ट्रांसपायरेशन। क्या है, ट्रांसपायरेशन। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात बोलते हैं कि आईयूसीडी किसके लिए है। आईयूसीडी, आईयूसीडी किसके लिए है, वनस्पतिक प्रसार, गर्भ निरोधक, गर्भपात से बचाना, या प्रजनन क्षमता में वृद्धि। हमसे बोल रहा है कि आईयूसीडी किसके लिए। तो आईयूसीडी बेसिकली क्या करता है, गर्भ निरोधक। मतलब कि आप जो
मतलब कि गर्भ निरोधक को करने के लिए, गर्भ निरोधक से बचाने के लिए ही क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो गर्भ निरोधक के उपयोग में इसका क्या किया जाता है, और ये बेसिकली सर्जरी के रूप में डाला जाता है। मतलब कि ये एक तरह का डिवाइस है। क्या है ये? एक तरह का डिवाइस है, जैसा कि इसका फुल फॉर्म है IUCD, जो लास्ट वाला अर्थ है उसका डिवाइस है। और ये बेसिकली क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल भी होता है कॉपर टी। कॉपर टी क्या है, इसका एग्जाम्पल है कॉपर टी। इसको क्या किया जाता है, सर्जरी के माध्यम से फीमेल के अंदर अथी के अंदर क्या किया जाता है, रख दी डाल दिया जाता है। और जब ये मेल का स्पर्म जाता है तो स्पर्म का जो टेल होता है, आपको स्पर्म का जो टेल होता है, उस टेल को क्या करता है, कॉपर टी से जैसे ही लगता है तो वो टूट जाता है, जिससे वो आगे नहीं जा पाता और गर्भ निरोधक के रूप में काम आता है। इसके अलावा गर्भ निरोधक के रूप में कॉन्डम भी काम आता है। तो ये सब क्या हो गया, IUCD किसके लिए है, तो ये है गर्भ निरोधक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 80। छुई मुई के पौधे की पत्तियों का झुकना किसके कारण है। मतलब कि आपको पता होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको आपकी पत्ती को छूते हैं तो उसका पत्ती क्या हो जाता है, झुक जाता है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि छुई मुई के पौधों के पत्ती का झुकने किसके कारण होता है, स्फीतित दबाव में परिवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन या प्लाज्मोलिज्म। तो हमसे क्या बोला है कि छुई मुई के पौधे को जब हम छूते हैं तो उसका पत्ती झुक जाता है। तो ऐसा वही तब होता है जब, आपको याद होगा कि अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम स्टोमाटा के बारे में बात कर रहे थे ना। तो स्टोमाटा में क्या होता है, स्फीतित दबाव लगता है। जब मतलब कि जब स्टोमाटा खुलता है तो वो खुलता कैसे है, मतलब कि उसके अंदर पानी चला जाता है, उसके स्टोमाटा के अंदर पानी जाता है और पानी जाने के कारण उस पर एक तरह का स्फीतित दबाव लगता है, जिसके कारण क्या होता है, स्टोमाटा खुल जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, पत्ते को छूते हैं, जब हम लोग पत्ते को छुए तो छुए मुई के पौधे को पत्ते को छूते तो उस पर क्या होता है, जो स्फीतित दबाव स्टोमाटा के कारण लगा, और जब आप छुए तो वो स्फीतित दबाव फिर से लगता है और वो पानी को क्या करता है, उस पानी को पत्ते में से खींचकर तना में भेज देता है, सॉरी तना में बोल रहे हैं, उसकी डंठी में भेज देता है। जो पत्ती की डंठी है उसमें पानी चला जाता है और जिससे क्या होता है, वो पत्ता होता है, वो पत्ता झुक जाता है। तो स्फीतित दबाव लगने के कारण, क्या लगने के कारण, स्फीतित दबाव में परिवर्तन के कारण। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 की बात करते हैं। तो 81 नंबर प्रश्न में क्या बोला है कि किस वैज्ञानिक ने तरल में डूबी किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लवन बल का अनुमान लगाया था। सर आइजैक न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, जॉन डाल्टन ने या अल्बर्ट आइंस्टीन ने। हमसे क्या बोला कि किस वैज्ञानिक ने तरल में डूबी किसी वस्तु पर, ठोस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल। उत्प्लवन बल क्या होता है, उत्प्लवन बल का अर्थ होता है कि यदि आप किसी चीज को पानी में डुबाते हैं तो उस पर एक तरह का बल लगता है जिसको उत्प्लवन बल, जिसको इंग्लिश में बोइंज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोइंज फोर्स बोलते हैं। जैसे कि आप माने कि इसको हम आपको फील करने के लिए समझाए, तो जब आप कुआं से पानी भरते हैं, तो जब आप डोल को क्या करते हैं, कुआं में डालते हैं, तो आपको पता होगा कि कुआं में क्या होता है, कुआं में जैसे ही आप डोल को डालते हैं, मतलब कि बाल्टी को जब आप डालते हैं तो वो बाल्टी जल्दी अंदर डूबता नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि उसके अंदर एक तरह का बल लगता है, उत्प्लवन बल लगता है। इसके बाद भी आप किसी तरह से उसको, मतलब कि किसी तरह से उसको प्रेशर देके पानी उसमें भर देते हैं, और जब आपका जब बाल्टी कुएं पानी के अंदर होगा और आपका रस्सी के साथ, तो आप रस्सी को जब खींचेगा ना, तो आप एक उंगली के भार से भी उस पानी को क्या कर सकते हैं, एक उंगली के भार से भी आप उस बाल्टी को खींच पाते हैं और बहुत ही आसानी से खींचा चला जाता है, क्योंकि नीचे से उत्प्लवन बल लग रहा है और ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग से फोर्स लगा रहे हैं। तो स्ट्रिंग नहीं बोल रहे हैं, स्ट्रिंग मतलब कि रस्सी से फोर्स लग रहा है, तो क्या हो रहा है, बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो पानी की सतह को छोड़ता है तो वैसे ही उत्प्लवन बल लगना बंद हो जाता है, क्योंकि उत्प्लवन बल कहाँ लगता है, उत्प्लवन बल सिर्फ द्रव में लगता है। तो जैसे ही आप पानी से बाल्टी, मतलब कि पानी की सतह को छोड़कर जैसे ही हवा में आता है बाल्टी, तो आपको अचानक से एक भार लगता होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब तक वो पानी में था, मतलब कि मानिए कि जब तक ये बाल्टी पानी में था, ये बाल्टी है और ये बाल्टी और ये पकड़ने वाला है और ये रस्सी हो गया। जब तक ये बाल्टी कहाँ था, जब तक ये बाल्टी पानी के अंदर था, तो नीचे से क्या लग रहा था, नीचे से बोइंज फोर्स लग रहा था। क्या लग रहा था, उत्प्लवन बल लग रहा था। क्या लग रहा था, उत्प्लवन बल लग रहा था। लेकिन जैसे ही ये हवा में आया, जैसे ही ये बाल्टी क्या हुआ, जैसे ही ये बाल्टी हवा में आया, तो
तो हवा में आने के कारण क्या हुआ, हवा में आने के कारण इस पे नीचे तो mg लगने लगा, एक तो इसका मास और नीचे ग्रेविटी और ऊपर से टेंशन फोर्स लगने लगा, जिसके कारण आपको क्या होता है, ज्यादा भार लगने लगता है। तो यही बोल रहा है कि किसी वैज्ञानिक ने तरल डूबी में किसी ठोस वस्तु पर लगने वाले उत्प्लवन बल का अनुमान लगाया था। तो इस बात को बताने वाले कौन थे, तो इस बात को बताने वाले आर्किमिडीज थे। कौन थे, आर्किमिडीज थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, आर्किमिडीज साहब सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाहरी कान कहलाता है, मतलब कि जो हमारे कान का जो बाहरी भाग होता है वो क्या कहलाता है, कर्णपलव, कर्णवर्त, मुग्धरक या कर्णपट। तो जो हमारे कान का बाहरी भाग होता है, मतलब कि कान, बाहरी कान, मतलब कि ये वाला जो भाग हो गया, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बेसिकली कर्णपलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्णपलव बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इंग्लिश में बात करें तो इसको इंग्लिश में पिल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं। ये इसका बेसिकली काम क्या होता है, इस पिल्ला का काम क्या होता है, आवाज को, मतलब कि हम जो बोल रहे हैं तो आपके मोबाइल से क्या होगा, ये आवाज निकल रहा है, तो इसको ये कलेक्ट करके आपको कान में अंदर भेजने का काम करता है। तो इसका जो बाहरी भाग, मतलब ये भी पूछा जाता है कि हमारे के कान क्या प्रश्न नहीं भूल गए, हाँ टेक्निकली वर्ड वर्ड तो नहीं याद आ रहा है, बट नॉर्मल बता देते कि जो कान है, जो हमारा कान है, क्या ये इसका उपयोग नहीं होता, मतलब कि अभी के समय में ये इसका काम उपयोग नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हम जिस कान को मोड़ पाते हैं, मतलब कि इसका कोई काम नहीं है, मतलब कि यदि इसको कोई काट भी देता है तो इससे मेरा कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट इसके अंदर वाला जो भाग है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट बाहरी भाग नहीं काम करता है। जैसे कि हमारा जो अपेंडिक्स होता है, आपको पता होगा कि अपेंडिक्स काम करना छोड़ दिया है, मतलब कि वो उसका क्या, टेक्निकली वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बताने में, तो देखते हैं क्या नाम है। हाँ, अवशेषी अंग, क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग, मतलब कि वेस्ट अंग, इसको क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। क्या हमारा कान अवशेषी अंग है, तो ऐसा नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि ये जो हमारा बाहरी भाग है ये अवशेषी अंग है, बट अंदरी भाग, मतलब कि जो सुनने का काम करता है वो अवशेषी अंग नहीं है। इसलिए ये जरूरी है। आपका ये वाला भाग हो गया, आपका जो अपेंडिक्स हो गया, ये सब अवशेषी अंग है, इसका कोई काम उम नहीं है, रहे या ना रहे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि मादा प्रजनन केंद्र का पुरुष प्रजनन केंद्र के साथ संलयन को क्या कहा जाता है, मतलब कि मादा प्रजनन केंद्रक, मतलब कि मादा प्रजनन का केंद्रक और पुरुष प्रजनन केंद्रक के साथ संलयन को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं कहा जाता है, ग्रहण कहा जाता है या निषेचन कहा जाता है। आपका ये बायोलॉजी से क्वेश्चन आपको बताइए कि 83 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए बी सी या डी। तो ये क्या बोला है कि मादा प्रजनन केंद्रक, मतलब कि जो मादा प्रजनन का जो केंद्रक है और पुरुष का प्रजनन केंद्रक के साथ जब संलयन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, और हिंदी में निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो निषेचन। परागण कहाँ होता है, पेड़ पौधों में परागण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 400 न्यूटन 400 न्यूटन वजन की एक लड़की ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर चढ़ती है, अगर जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 2 मीटर सीढ़ी चढ़ने में लड़की द्वारा किया गया कार्य होगा 2000 जूल, 800 जूल, 8000 जूल या 200 जूल। तो हमसे प्रश्न में बेसिकली क्या पूछा है कि 400 न्यूटन वजन की एक लड़की है, तो इसको हमको वजन दे दिया गया, हमको क्या दे दिया गया, वजन दे दिया गया है। न्यूटन का वैल्यू कितना दे दिया गया है, सॉरी वजन, वजन वजन 400 न्यूटन दे दिया गया। क्या क्या दिया गया है, 400 न्यूटन दे दिया गया है। और हमको एक्सेलरेशन जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमसे बोल क्या रहा है कि हमको, और समय हमको दे दिया गया 2 सेकेंड। से पूछ क्या रहा है कार्य W, आपको पता होगा कि W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है। और ये जो वजन होता है, वजन किसके बराबर होता है, वजन का फॉर्मूला होता है m इंटू जी।
mg होता है। हमको mg का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हमको mg का वैल्यू ऑलरेडी 400 दे दिया गया है, mg का वैल्यू 400 दे दिया गया है। h कितना है, h 2 है, तो 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा 800, तो कितना हो जाएगा 800 जूल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे गौर कीजिए तो आपको क्वेश्चन में 400 न्यूटन वजन दे दिया गया था, और वजन का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मतलब में दिया हुआ है, तो mg हो जाएगा। यहाँ पे जी ना भी देता तो चल जाता, क्योंकि वो दे दिया गया था, यहाँ पे दे दिया तो बढ़िया आपको बता दिया कि जी का वैल्यू हम इतना माने हैं। आई थिंक आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, यदि आ गया हो आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करें तो 14 15। हमसे बोल रहा है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है, मतलब कि जो हमको बैटरी से जो विद्युत धारा प्राप्त होता है वो किस तरह का विद्युत धारा होता है, एसी होता है, डीसी होता है, एसी और डीसी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो एसी का फुल फॉर्म क्या बताते हैं, एसी के बारे में ऑलरेडी हम सब बात कर चुके हैं इससे पहले वाले सेट में। अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट। और डीसी का क्या होता है, डीसी का होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है, डायरेक्ट करंट। तो इसको बोलते हैं बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा। तो हमसे बोला है बैटरी से विद्युत धारा कौन सा प्राप्त होता है, तो बेसिकली हमसे जो बैटरी से विद्युत धारा प्राप्त होता है वो डीसी करंट होता है। कौन सा करंट होता है, डीसी करंट होता है। मतलब कि ये वाला सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीसी सही हो जाएगा। मतलब कि डीसी, डीसी का अर्थ क्या होता है, जो डीसी करंट होता है वो डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, मतलब कि एक ही दिशा में जाता है। क्या होता है, एक ही दिशा में गमन करता है। क्या करता है, एक ही दिशा में गमन करता है, मतलब कि ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। और बात करें कि जो हमारा एसी करंट होता है ये क्या करता है, एसी अपना डायरेक्शन को चेंज करता है। क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। जो हमारे ट्रांसफार्मर, मतलब कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से जो करंट आता है वो डीसी करंट होता है, मतलब कि डायरेक्ट करंट होता है। और जो हमारे घर में जो विद्युत यूज होता है वो क्या होता है, एसी होता है, सॉरी, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है। मतलब कि आपको पता होगा कि जो हमारे विद्युत ग्रह से, मतलब कि विद्युत घर से जो करंट आता है वो डीसी करंट होता है, और उसको एसी में बदलने का काम कौन करता है, उसको एसी में बदलने का काम करता है ट्रांसफार्मर। आपको पता होगा कि हर गांव में एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, क्योंकि डीसी करंट को एसी में बदला जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे घर में जो करंट चलता है वो एसी होता है, मतलब कि अल्टरनेटिव करंट होता है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज करते रहता है। तो अभी बात की कि क्या जो हमारा बैटरी है वो क्या करता है, बैटरी डीसी करंट को निकालता है, बट हमारे घर में तो एसी करंट चाहिए, हमारे घर में एसी करंट चाहिए, और बैटरी डीसी करंट निकाल रहा है। तो जो हम घर में बैटरी लगाते हैं वो उसको कौन चेंज करता है, डीसी में सी। तो आपको पता होगा कि बैटरी के साथ साथ आप इन्वर्टर भी लगाते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर का काम है डीसी करंट को एसी में परिवर्तन करना। तो इन्वर्टर का काम क्या है, आप घर में बैटरी के साथ इन्वर्टर क्यों लगाते हैं, क्योंकि इन्वर्टर ही वो है जो डीसी करंट को एसी में बदलता है। क्योंकि हमारे घर में कौन सा करंट यूज होता है, एसी करंट यूज होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपके घर में एसी करंट और डीसी करंट पहले क्या होता है, और इन्वर्टर लगाने का कारण क्या है बैटरी के अलावा। हाँ, ठीक है। विडाल परीक्षण का उपयोग डैश की संवेदनशीलता के लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए, हैजा, मलेरिया या डेंगू। हमसे बोल रहा है कि विडाल परीक्षण किसके लिए होता है, तो विडाल परीक्षण बेसिकली टाइफाइड के लिए होता है। मतलब कि टाइफाइड की जांच के जो होता है वो विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट होता है। मतलब कि एक तरह का ब्लड टेस्ट है जिसको विडाल टेस्ट बोला जाता है, और ये किसके लिए होता है, बेसिकली टाइफाइड के लिए होता है। 86 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी तरह से बात करें तो आपका जो अति होता है डेंगू होता है उसके लिए, सॉरी, मॉन्टक्स टेस्ट होता है टीवी के लिए। टीवी के लिए कौन सा होता है, मॉन्टक्स होता है। तो मॉन्टक्स आपके टीवी के लिए हो गया, टाइफाइड हो गया आपका विरल परीक्षण। आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो
डैश तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है, मतलब कि डैश तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है, क्वथनांक के ऊपर, हिमांक के ऊपर, हिमांक के नीचे, क्वथनांक के नीचे। तो हमसे बोल रहा है कि तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है, तो जो द्रव का वाष्पीकरण होता है मतलब कि कोई भी लिक्विड अपने गैस में परिवर्तन कब होने लगता है, तो क्वथनांक से नीचे, मतलब कि बॉइलिंग होने से पहले ही। आपको पता होगा कि जल का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, बॉयल होने लगता है, लेकिन वो वाष्प में परिवर्तन 100 डिग्री सेल्सियस से कम में ही होने लगता है। तो हमसे बोल रहा है कि डैश का तापमान के द्रव्यमानांक में होता है, तो क्वथनांक के नीचे, किसके नीचे, क्वथनांक के नीचे, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 88, 18 नंबर क्वेश्चन। मायोपिया को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, दूरदृष्टि, पास दृष्टि, दूर और निकट दृष्टि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मायोपिया किसको होता है, मतलब कि मायोपिया में क्या होता है, निकट की वस्तु तो दिखता है बट दूर की वस्तु नहीं दिखता है, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, जिसको ऑप्शन नंबर बी में पास दृष्टि दिया हुआ, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पास दृष्टि या निकट दृष्टि भी बोलते हैं। नेक्स्ट, उस समुच्चय को ढूंढिए जो कुलॉम ए में पादप का उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन को सही प्रक्रम से सुमेल करता है। तो गुलाब क्या है, गुलाब एक कायिक प्रवर्धन है, गुलाब क्या है, कायिक प्रवर्धन है, मतलब कि 5 का क्या हो जाएगा, 5 का ए सही हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, 5 का ए सही हो जाएगा। गुलाब क्या है, कायिक प्रवर्धन है। उसी तरह से बात करते हैं, ईस्ट क्या है, ईस्ट मुकुलन करता है, मतलब कि ये इसका ये सही हो जाएगा। उसी तरह से बात करते हैं कि फर्न क्या है, बीज रचना, और ये खंडन, मतलब कि ये वाला परागन एक्स्ट्रा दे दिया है, मतलब कि ये आप कॉपी करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए का 5, बी का 1, ए का 5, ये और ये गलत हो जाएगा, बी का 1, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी गलत गलत हो जाएगा। इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्या डी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य क्या है, मतलब कि फसल का जो नस्ल में सुधार करने का नस्ल के सुधार करने के पीछे अति क्या है, रोग मुक्त प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब कि ये सभी के सभी क्या होता है, उसके पीछे उद्देश्य होता है। तो आज हम क्या किए, 20 क्वेश्चन का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो आप 20 में कितना स्कोर किए अब बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू।